इस कानून का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो आदिवासियों को होगा, वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों और बहनों को होगा, जिनको आमतौर पर लोग दलित कहते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को होगा, जो ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको होगा। सिख भाइयों को होगा, क्रिश्चियंस को होगा, बुद्धिस्ट लोगों को होगा। अब सबकी अलग अलग कुछ आस्थाएं हैं, सबके अलग अलग उन आस्थाओं से जुड़े हुए कानून हैं, उनके यहाँ की ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। तो ये सिर्फ मुसलमानों के का मसला बिल्कुल नहीं है, ये तो आप सब का मसला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़रा सच्चाई को समझिए और इन शोषित समाजों के लीडरों और पढ़े लिखे लोगों को से ये मैं विनती करता हूँ कि आप अपने समाज के लोगों को जल्द से जल्द सच्चाई से अवगत कराइए। उनको बताइए कि ये किस तरह हम सब के खिलाफ है। तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और ख़ास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। तमाम तंजीमें जो यूसीसी की मुखालफत कर रही हैं या उस बारे में बात कर रही हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि थोड़ा सब्र करो, ड्राफ्ट आ जाए, देख लो कि क्या कह रहे हैं। उससे पहले ना कोई एहतजाज होना चाहिए, ना मुखालफत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को अब एहसास हो गया है कि रुखसती का वक्त करीब आ गया, इसलिए इस किस्म की चीजें उठाई जा रही हैं। चाहे कोई कानून बना दो, मुसलमान निकाह की जगह फेरे तो नहीं ले सकता, निकाह ही होना है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनका कल्चर है, जो कस्टम्स हैं, उसका हमको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 29 के तहत। वो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं हैं। यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने। यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में। ये सब चीज़ें मगर भारत के मुसलमानों के लिए उनके कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत है। हम किसी भी हाल में उसको खोने के लिए तैयार नहीं। जब तक जान में जान है, हमें हर मुसलमान को, हर लीडर को, हर रहनुमा को, हर इदारे को, हर तंजीम को, हर स्कॉलर को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कानून के दायरे में रह के मुहज़्ज़ब अंदाज निकाह के मामले में, तलाक़ के मामले में, मीरास के मामले में और दूसरे मामलात में अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड से कोई शिकायत है तो हमें बोलना चाहिए। एक कानून बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने के उस पे है, दहलीज पर है, जिन्हें हम यूसीसी बोलते, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको उर्दू में यकसा शहरी कानून बोला जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं। लॉ कमीशन के जरिए नोटिफिकेशन भी जारी है। हम सब व्हाट्सएप पे तो देखते हैं कि इस पे क्लिक कीजिए, वहां जाकर अपनी राय पेश कीजिए। मैं समझता हूं कि ये लॉ कमीशन की भी बेवकूफी है और जो लोग शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उनकी भी बेवकूफी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हम ये समझते हैं कि इस देश में जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। कानून तो एक ही है, भारत का संविधान, जिसका प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में कोई तब्दीली नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो अच्छा होगा, भला होगा। सबसे पहले मुसलमान ही एतराज क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कुछ चीजें ऐसी है, कुछ मसाइल ऐसे हैं
कि जिनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी और वो सिर्फ मुसलमानों के मसाइल हैं। इस वजह से मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि अपनी राय पेश कीजिए कि 22वें लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उस पे स्कैनर पे जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, वहां पर बटन दबाइए, वहां पर ये आएगा, वहां पर वो लिखिए। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट मार्केट में अभी लॉन्च नहीं किया गया है मुकम्मल तौर पर। कुछ चीजें जाहिर हुई है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। मौजूदा वक्त के इख्तिदार में बैठने वाले ये जितने भी बेईमान लोग हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर भारत के लिए फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, भारत की तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्या संविधान बदल जाएगा? एफआईआर करने का तरीका बदल जाएगा? कोर्ट कचहरी के निजाम बदल जाएंगे? कोर्ट तो अब भी एक ही है। अगर कोई मर्डर करता है तो उसके ऊपर क्या धारा बदल जाएगा? 302 नहीं लगेगा। कोई मारने की कोशिश करेगा तो 307 नहीं लगेगा। कोई रेप करेगा तो 376 नहीं लगेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, वो तो अपनी जगह पर है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है, समाजी चीजें ऐसी है कि जिसके अंदर तब्दीली होगी। मिसाल के तौर पर लड़कियां हैं, उसकी शादी की उम्र बढ़ा दी जाए कि लड़कियां ग्रेजुएशन करेंगी। 21 साल तक उनका टाइम बढ़ा दिया गया है कि लड़कियां 21 साल के बाद शादी करेंगी। 18 और 21 साल दोनों, इसको जरूरी करार दिया जाएगा। कोई बात नहीं, इस्लाम में 12 साल में बच्चियां बालिग हो जाती है, तो क्या 12 साल के बाद शादी करना जरूरी थोड़ी है? जरूरी नहीं है। जरूरी इस्लाम में शादी करना जब जरूरी है जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, आप गुनाह में शामिल हो जाएंगे, आप नाजायज संबंध में चले जाएंगे। ऐसे वक्त में शादी करना जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। वरना 30 साल की उम्र में औरत पहुंच जाए, लड़की पहुंच जाए, कॉन्फिडेंट है, अपना काम कर रही है, कारोबार है, नहीं घर पे रहती है, नहीं करना चाहती है, या गुर्बत है, बहुत सारी चीजें हैं, गुनाह में मुलव्विस ना होने का अंदेशा। ऐसी सूरत में क्या जरूरत है? इस्लाम नहीं कहता है कि तुम शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कानून क्या होगा? बहु विवाह मना। असल इसको लाना है, असल में इसको लाना है। यानी मुसलमान एक शादी कर पाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद 2 शादी नहीं कर पाएगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा? तलाक में अभी तो सिर्फ मर्द को अधिकार है कि मर्द ही तलाक दे सकता है, लेकिन उस वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद तलाक औरत भी दे सकेगी। सिर्फ मर्द के जिम्मे तलाक का अधिकार जो होगा वो खत्म हो जाएगा, मर्द मालिक नहीं होगा। औरत भी जब चाहे तलाक दे सकती है। और तलाक के बाद अभी इस्लामिक कानून के एतबार से तलाक हो जाने के बाद तलाक हो गई, औरत अलग मर्द अलग। लेकिन नहीं, अब ये कानून आने के बाद में तलाक हो जाने के बाद भी पूरी जिंदगी उसको एलिमनी मिलती रहेगी, उसको नाम नफका खर्च देता रहेगा शौहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ऐसा होगा। ये शरीयत के साथ, ये पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़। और क्या होगा? और ये होगा तड़का। अभी मुसलमान में मर्द के, औरत के, बच्चे के, लड़की के लिए एक हिस्सा है, लड़के के लिए 2 हिस्सा है। कहते हैं कि ये जुल्म ज़्यादती है। तलाक सिर्फ मर्द दे पाएगा, ये भी जुल्म ज़्यादती है। एक मर्द 4 शादियां कर पाएंगे, 4 शादियां करते हैं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। औरत एक भी ना कर सके, एक ही पर
एक ही काफी इनफ फॉर वुमेन, औरत के लिए एक ही शादी, मर्द के लिए 4-4। असल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद इस देश को क्या बोलते हैं कि हम इस देश को तरक्की देना चाहते हैं। क्या बताइए, अगर मुस्लिम 4 शादी के मामले की वजह से क्या देश में गुर्बत है, देश की तरक्की रुकी हुई है कि नहीं? जी मुसलमान 4 शादी कर रहा इसलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। क्या तलाक की वजह से देश की तरक्की रुकी हुई है? क्या औरत 21 साल में बच्चियां शादी नहीं कर रही, पहले कर ली, इस वजह से देश गुर्बत में? उदाहरण देते हैं हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको नर्सरी क्लास में दाखला लेना चाहिए। आप कहते हैं कि एक घर में 4 बेटा है, बाप का एक ही कानून होता है। अगर एक घर में 4 बेटा हो, हर बेटे के लिए अलग अलग कानून हो, तो घर का मामला है। देश में आप अलग अलग कानून कैसे बना सकते हैं? देश के संविधान आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 का वायलेशन आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 44 का सहारा आप ले रहे हैं। दफा 44 में क्या लिखा है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। इसी दफा 44 को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, यानी एक ऐसा कानून, समान नागरिक संहिता, यानी सब बराबर। जब एक देश है एक कानून, मैं कहता हूं होना चाहिए। हम तो पहले कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके, भाई जब खुदा एक है तो इंसान क्यों अलग अलग है? जब देश में प्राइम मिनिस्टर एक है तो कानून भी एक होना चाहिए सबके लिए। जब खुदा एक है तो 33 करोड़ देवी देवताओं को फिर अलग करो। एक खुदा को क्यों नहीं मानते, एक परमात्मा को क्यों नहीं मानते?